हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का तीसरा पाठ भारत से हम क्या सीखे पूरे पाठ की व्याख्या करने वाला हूँ, जिनके लेखक मैक्स मूलर हैं। आज मैं आपको भारत से हम क्या सीखे ये पाठ पढ़ाने वाला हूं। और अगर आप हिंदी गोधूली भाग 2 के किसी अन्य पाठ को देखना चाहते हैं, उसके व्याख्या को देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ाते हैं। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में भी वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने हित उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कट और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पद अनुवाद भी किया। मतलब ये जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी थे, ये पूरे के पूरे विश्व विख्यात विद्वान थे। मतलब कि पूरे के पूरे विश्व में इनकी ज्ञान की चर्चा होती थी। ये पूरे के पूरे विश्व में विद्वान थे। और इनका जो जन्म हुआ था वह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 पॉइंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था। इनके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब मैक्स मैक्स मूलर का जो उम्र था वह 4 वर्ष का था। पिता के निधन के बाद इनकी जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा जो थी, उस दयनीय स्थिति के होने के बावजूद भी उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई थी। बचपन में भी वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा वे लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन भी आरंभ कर दिया था। और उन्होंने हित उपदेश, कट और केन ऐसे बहुत सारे उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद भी किया, क्योंकि उनको ग्रीक और लैटिन वे 2-3 भाषाओं में निपुण हो गए थे और एक भाषा के किसी उपनिषद को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते थे। और उन्होंने मेघदूत का भी जर्मन पद अनुवाद भी किया। तो मतलब एक प्रकार का ट्रांसलेट का पद अनुवाद का कार्य करते थे। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। मतलब जो मैक्स मूलर थे वे उन थोड़े से विश्वविद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत स्वामी विवेकानंद ने भी माना था। और स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? तो वेदांतियों का वेदांती फ्रेडरिक मैक्स मूलर को कहा जाता है। और यह उपाधि स्वामी विवेकानंद ने उनको दी थी। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतवासियों की पूर्वजों की चिंतन राशि को यथा अर्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड साहित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओर्सबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। मतलब जो उनकी चिंतन राशि थी उनको यथा अर्थ रूप में लोगों को सामने प्रकट किया गया था। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर एक विक्टोरिया महारानी थी, उन्होंने ही 1868 ईस्वी में अपने ओर्सबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए भी, मतलब भाषण देने के लिए भी फ्रेडरिक मैक्स मूलर को आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने नाइट की उपाधि प्रदान की। मतलब जब फ्रेडरिक मैक्स मूलर आकर रानी विक्टोरिया के यहाँ भाषण दिए थे तो वे इनके भाषण से इतना अधिक प्रसिद्ध हो गए थे, इतना अधिक प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने फ्रेडरिक मैक्स मूलर को एक नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। किंतु उन्हें यह जो पदवी थी, यह जो उपाधि थी, बिल्कुल ही तुच्छ लगी। मतलब एक छोटी सी पदवी लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया गया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया।
मतलब जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे वे एक भारत भक्त थे, वे संस्कृत अनुरागी भी थे और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे उनका जो निधन हुआ था वह 28 अक्टूबर सन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो आपको यह बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका निधन कब हुआ था, तो उनका निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। अब आप पढ़िएगा इस आलेख के बारे में कि यह जो भारत से हम क्या सीखें, यह जो आलेख है, यह जो भाषण है, इस भाषण में किस टाइप की चीज़ को आप पढ़ने वाले हैं, अब आपको यह समझना है। तो प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल के सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यह जो भाषण है भारत से हम क्या सीखे, यह सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर एक संबोधित किया गया था, उसी भाषण की श्रृंखला की एक कड़ी मानी जाती है। भारत से हम क्या सीखे, प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता को प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। मतलब कि जो पूरी विश्व है, जो पूरा वर्ल्ड है, उसकी जो सभ्यता है वह हमारे भारत देश से बहुत कुछ सीखती है और बहुत ग्रहण करती आई है। उनके लिए यह भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं। मतलब कि वे अपने भाषण के द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को संबोधित करना चाहते थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर कि वे चाहे तो भारत से अपना कोई नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, वे यहाँ से कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता नई पीढ़ी अपने देश और प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। मतलब इस भाषण के जरिए वे अंग्रेज युवा अधिकारियों को संबोधित करना चाहते थे कि भारत कितना महान है और भारत से तुम क्या नॉलेज ले सकते हो, भारत से तुम क्या सीख जान सकते हो। तो यह जो पाठ है यह एक प्रकार का भाषण है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत से हम क्या सीखे, किस प्रकार की विधा, तो यह एक भाषण है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था इस पहला पाठ श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, वह एक निबंध था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया नलिन विलोचन का विष के दांत, जो कि एक कहानी था। तो अगर आपको हिंदी गोधूली वर्णिका, हिंदी गोधूली भाग 2 के सभी पाठों के व्याख्या को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली संपूर्ण व्याख्या 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सभी पाठ की व्याख्या को पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का हमारा नाम है भारत से हम क्या सीखें। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत, जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। मतलब इस पाठ में सिर्फ और सिर्फ आप भारत के बारे में, भारत की प्रसिद्धि के बारे में पढ़िएगा, भारत की बड़ाई के बारे में पढ़िएगा कि किस प्रकार भारत की क्या क्या खासियत है और क्या क्या इसकी बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी कहते हैं कि अगर उनसे कोई ये बात पूछे कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो वे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए उससे अगर कहा जाए तो वे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वह देश है भारत, जहाँ भूतल पर ही, मतलब जहाँ की भूमि पर ही स्वर्ग की एक छटा निखर रही है। यदि आप जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपीय लोगों के लिए मनन के योग्य हैं, तो मैं यहाँ भी भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और रोमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरित्व परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। मतलब ये कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि अगर उनसे पूछा जाए कि कौन सा देश बिल्कुल अच्छा है तो वे सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नाम लेंगे, क्योंकि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक जब अध्ययन करने के लिए भारत आए थे तो वे यूरोपियन लोग थे और वे यूरोपियन लोग के लिए यह भारत देश एक मनन के योग्य बन गया था। मतलब एक सोचने लायक विचार बन गई थी। और अगर उनके सेमेटिक जाति और यहूदियों की विचारधारा का अवगाहन करते रहना चाहिए तो यूरोपियन कैसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे जीवन का अंतरंत परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णतः मानवीय ही बन जाए और यह जीवन ही क्यों अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। अगर आप इन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी और अंतरम परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो इन सभी को करने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मैं भारत का ही नाम लूँगा, क्योंकि भारत में इन सभी चीज़ों को परिपूर्ण किया जा सकता है। जो लोग आजकल भारत में घूम कर आए हैं
उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वही हो सकते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो आजकल लोग भारत में घूमने के लिए आते हैं और भारत घूमकर उनके यहाँ रिटर्न लौट कर गए हैं, उनका जन्म हुआ था जर्मनी देशों में, तो वे बात बताते हैं कि उनके यहाँ से जब कोई भारत घूम कर आता है तो उन लोगों का अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इन्हीं सभी दूसरे शहरों की याद रहती है, क्योंकि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये भारत के प्रसिद्ध शहर हैं। तो जो दूसरे लोग घूमने आते हैं सिर्फ इन्हीं शहरों पर घूम लेते हैं और उनको इन्हीं शहरों की याद है। जबकि मेरा अधिकतर ध्यान, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी कहते हैं कि मेरा तो अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन तो सिर्फ और सिर्फ वहीं हो सकते हैं। मतलब कि भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है और भारत का सच्चा दर्शन गाँवों में ही हो सकता है। 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। मतलब हम लोगों के पास ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि हम लोग भारत की प्रसिद्धि को, भारत की विख्याति को अच्छे से पहचान सकें। बस उसी पहचान सकने वाली दृष्टि की हम लोगों की आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आप उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि अगर आपकी अभिरुचि, अगर आपका इंटरेस्ट किसी विशेष क्षेत्र में है और उसका विकास और उसका पोषण आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी जो ये पर्याप्त अवसर है वह सिर्फ और सिर्फ भारत में मिल सकता है। और जिनके बारे में यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत में यह जो भारत देश है इसमें ज्ञान विज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब कि अगर आप भू विज्ञान, जो भूमि का विज्ञान होता है, जो भूमि का नॉलेज होता है, जो भूमि का पढ़ाई किया जाता है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसमें अगर आप रुचि रखते हैं, तो आपके लिए हिमालय से श्रीलंका तक का यह विशाल भू प्रदेश, मतलब बहुत बड़ा भूमि का जगह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप वहाँ पर जाकर अपने भू विज्ञान की रुचि को पूरा कर सकते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। मतलब अगर आप वनस्पति में, पेड़ पौधे में अपने इंटरेस्ट को लगाना चाहते हैं, आप उनमें रुचि करना चाहते हैं, आप उनमें घूमना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है, एक ऐसा बगीचा है। जैसे एक हकर्स वैज्ञानिक का नाम है, तो वैज्ञानिक वनस्पति वैज्ञानिक थे और उनकी अपनी जो ध्यान थी वह भारत की ओर आकृष्टित हो गई थी। तो उनकी जब ध्यान को आकृष्टित कर लिया था भारत की फुलवारियों ने, तो आप तो सिर्फ वहाँ सिर्फ और सिर्फ घूमना चाहते हैं। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हकेल की ओर अवश्य होगा, जो इन दोनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ साथ समुद्रीय तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का निवास काल उनके जीवन के सुनहले सपने को साकारता जैसा है। मतलब कि अगर आपको भिन्न भिन्न चीज़ों में रुचि हो, जैसे कि बताया जा रहा है कि यदि अगर आपको भू विज्ञान में रुचि है तो हिमालय से श्रीलंका तक का भूमि प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो यहाँ एक ऐसी फुलवारी है जिसमें आप अच्छे से घूम सकते हैं। यदि आपको जीव जंतुओं में अध्ययन करना चाहते हैं तो आपका ध्यान जरूर हकेल की ओर जाएगा, क्योंकि हकेल एक वैज्ञानिक के नाम है और वे वैज्ञानिक सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं और वे भारत में आकर उन्होंने अपने अध्ययन को शुरुआत किया था। और यदि आप नृवंश विद्या में भी रुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जाता संग्रहालय ही लगेगा। नृवंश विद्या का मतलब होता है पुरानी चीज़ों का अध्ययन। म्यूजियम वगैरह में जो पुरानी चीज़ें, पुरानी मूर्ति, पुराना शिलापट्टी, ये सब जो रहते हैं उसको संग्रहालय, म्यूजियम कहा जाता है। तो अगर आप नृवंश विद्या में भी रुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। मतलब भारत आपको एक म्यूजियम जैसा लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या ऐसी किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा विहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। मतलब अगर आप किसी जमीन से किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं और आप किसी चाकू को, किसी चकमक को निकाल कर आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको नालंदा जैसा विश्वविद्यालय अथवा बिहार के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए फावड़ा आतुर उठेगा। मतलब आपका फावड़ा इतना इच्छुक हो जाएगा कि आप हिमालय जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को खोदना शुरू कर देंगे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय इतना पुराना है। अगर आप उसको खोदिएगा तो आपको बहुत सारी प्राचीन चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों किसी के प्रचुर परिणाम में उपलब्ध होंगे।
मतलब अगर आप पुराने सिक्कों में लगाव रखते हैं तो यहाँ पर बहुत तरह के आपको पुराने सिक्के मिल जाएगी। जैसा कि सिक्कों का नाम बताया गया, ईरानी सिक्का, कैरियन सिक्का, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शकों, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में आपको उपलब्ध होंगे। मतलब ये भिन्न भिन्न चीज़ें बता रहे जा रहे हैं कि अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आपके लिए भारत बेस्ट है, अगर आप इसमें रुचि रखते हैं तो आपके लिए भारत श्रेष्ठ है। मतलब भारत एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको सभी चीज़ मिल सकता है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से एक घड़ा बड़ा मिला था। मतलब जब गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल थे तो उनको वाराणसी के पास एक 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व ही समझ न पाए और उन्होंने उन समुद्रों को गला डाला। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब आप लोगों को इस पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। मतलब जो अर्थात इस कहानी के इस पंक्ति के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनको एक 172 दारिश नामक सोने का सिक्का एक भरा घड़ा मिला था और उन्होंने उस सिक्कों को अपने मालिक के पास इस सोच से भिजा दिया था कि जब हम उसको ये भेज देंगे तो वह मुझे एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि जो कंपनी का निदेशक था उसको उस सिक्के के ऐतिहासिक महत्व का ही नहीं पता था और वह उसके ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाया था और उन्होंने उन मुद्राओं को, उन सिक्कों को गला डाला था। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा था तो उससे वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। और आप लोगों पर यह निर्भर होता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें, क्योंकि हम लोगों को तो पता है पुरानी चीज़ों का क्या महत्व होता है, इसलिए हम लोग तो इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भविष्य में कभी भी न होने देंगे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है। यह कार्य जितने ही सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। मतलब दैवत विज्ञान के प्राचीन वैदिक जो दैवत विज्ञान के कारण नया प्रकाश पड़ा उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को एक स्वरूप प्राप्त हुआ है और यह एक विज्ञान की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। यह विज्ञान की व्यापक रूपताएं भी अभी निर्मित होनी है। यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है, ये जो कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि यह कार्य जितना सही से जितना अच्छे से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं भी यह कार्य अच्छे से नहीं हो सकता है। तो यह एक भाषण है। यह फ्रेडरिक मैक्समुलर भारत से हम क्या सीखें यह भाषण दे रहे हैं। तो भाषण थोड़ा होता है बोरिंग टाइप का, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को कंसंट्रेट करके लास्ट तक इस वीडियो में बना हुए रहना है और अच्छे से इन सभी बातों को समझते हुए चलना है। आप सिर्फ पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही सही बना दीजिएगा। इसलिए आप पार्ट में लास्ट तक बने हुए रहिए, अच्छे से मेरी बातों को सुनते ही चलिए। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। मतलब नीति कथाओं का अगर अध्ययन क्षेत्र की बात किया जाए तो उसमें भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत और बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही लीजिए। मतलब अब कुछ पुरानी कथाओं के बारे में, पुरानी कुछ कहावत के बारे में आपको पढ़ना है कि भारत में कौन कौन सी पुरानी कथाएं थी। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कटिलस में मिलती है। तो क्या यह जो कहावत है पूर्व से उधार ली गई थी? और इस प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तन कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती ही एक कहानी है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि कहानी यूनान में कैसे पहुंची और ईसा पूर्व सदी चौथी सदी में स्ट्रीट्स की कहानी में स्थान कैसे पा गई। इन क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना होगा। मतलब कि कहा यह जा रहा है कि जो भारत में संस्कृत भाषा में जो कहानियाँ होती थी वे कहानियाँ उन जगह भारत से बाहर, मतलब कि दूसरी जगह कैसे पहुंच गई। यूनान में वह भारत की संस्कृत भाषा वाली कहानी कैसे पहुंच गई, इन क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना होगा, तभी हम लोग पता लगा पाएंगे कि यहाँ की कहानियाँ वहाँ कैसे चली गई। हमें इससे भी और अधिक प्रत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं
आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथा पर यह संदिग्ध रूप से परिणामित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफर से निर्यात की बात बाइबिल से कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। मतलब ये जो भारत की वस्तुएं हैं, भारत के सिवा किसी भी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। और यह मान लेने का कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। तो भारत का जो यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था, आयात और निर्यात का, यह कभी भी बंद नहीं हुआ था। आप में कईयों ने से भाषाओं का नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। मतलब आप में से वे भाषण कहते हुए सभी लोगों को कहते हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है जो केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? मतलब ये कहते हैं कि भारत के अलावा किसी अन्य भी जगह पर भाषा का इतना विकास नहीं हो चुका है कि व्याकरणात्मक भाषा भी बिल्कुल ही अच्छे से बोली जाए। भारत की जो भाषा है उसमें व्याकरणात्मक तत्वों का विकास और क्षय भी संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के आधान का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजाताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। मतलब ये भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं का योग भी आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिता का एक ऐसे इतिहास के जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी की ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हैं तथा इनके समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए धर्मसूत्रों या समाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसमें भिन्न भिन्न लोगों को भाषण के जरिए कहा जा रहा है कि अगर आप ये हैं, अगर आप वो हैं, अगर आप ये हैं। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि अगर आप कानून के या फिर विधि शास्त्र के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए विधि संहिताओं का एक ऐसा इतिहास की जांच पड़ताल का आपको इस भारत में अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा ही भिन्न होते हैं तथा इनके समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए यह बिल्कुल ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम धर्मसूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें तो ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्तित विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री तो ही उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध युग में कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख रखने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इनके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में एक प्रत्यक्ष दर्शन सुयोग्य अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। मतलब कि जो भारत का प्राचीन प्रणाली था, वैसे तो यह प्रणाली अभी भी चल रही है कहीं कहीं, तो यह जो प्राचीन शासन प्रणाली थी पंचायत प्रथा, इस पंचायत प्रथा को समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों की जरथुस्त्र की धर्म की यह शरणस्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व सम्मित विकसित होते रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा यह जा सकता है कि पारसियों का धर्म कौन सा है, तो जरथुस्त्र धर्म है। बौद्ध धर्म का यहाँ कहाँ की भूमि है, तो यह भारत की जन्मभूमि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पाठ को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही सही से बना पाइएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। मतलब भारत में आप अपने आप को अगर खड़ा कीजिएगा तो आप सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसे सुअवसर मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में सुलभ नहीं हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद के प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कानून मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। मतलब ये जो भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य बताया गया
कि अगर आप शिक्षा से संबंध रखते हैं, अगर आप उच्च शिक्षा से संबंध रखते हैं, अगर आप संसद की प्रतिनिधि अथवा कानून बनाने की बात करते हैं, अगर आप चाय प्रवाह संबंधी कानून तथा कानूनी मसला सीखने सिखाने योग्य की बात करते हैं, तो भारत एक ऐसा आपको प्रयोगशाला मिलेगा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल रूम मिलेगा कि इस प्रयोगशाला के अन्यत्र ऐसा जो भारत का प्रयोगशाला, ऐसा प्रयोगशाला भारत के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की एक ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा के द्वारा आपको सोचने का, चिंतन करने का एक ऐसा अवगाहन का अवसर मिल सकता है जो आज तक आपके लिए बिल्कुल ही अज्ञात था। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैवत विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र का हो या कानून का, अथवा रीति रिवाजों व परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहें या ना चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही पड़ेगी। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार का क्षेत्र बताया गया है कि अगर आप दैवत विज्ञान का या दर्शन शास्त्र का, अगर आप विधि शास्त्र या कानून या रीति रिवाजों परंपराओं का, प्राचीन कला एवं शिल्प का, पुरातन विज्ञान का, इनमें से अगर आप किसी भी क्षेत्र में विचरण करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप चाहे या ना चाहें, अगर आप नहीं भी चाहेंगे कि हम भारत में शरण नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ पर विचरण करना चाहते हैं, तो आपको भारत की शरण तो लेनी ही होगी। क्योंकि मानव इतिहास से संबद्ध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रमाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। मतलब यह जो इतनी सारी सामग्री है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको भारत में मिल सकता है। भारत के अलावा अन्यत्र आपको ये सभी सामग्री, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए जो सामग्री है, कहीं भी नहीं मिल सकती है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का सम्यक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर लें, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक सन के लिए उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मतलब भारत के जो स्कूल होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, उनमें इतिहास पढ़ाया जाता है कि इतिहास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो ये जो अध्याय होते हैं, ये सभी के सभी इतिहास के अध्याय मिलकर एक सन के लिए भी किसी अन्य स्कूल के कॉलेजों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं भी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्व अतिशायी क्यों है। मतलब फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी कहते हैं कि अगर आप चर्चा करने के लिए कहें तो मैं भारतीय साहित्य की चर्चा नहीं करना चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यंत प्राचीन भाषा की चर्चा जरूर करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। अब आप यह पूछ सकते हैं कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्व अतिशायी क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जो संस्कृत भाषा है, यह सबसे प्राचीन भाषा है और इसको सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है, मीन्स माता कहा जाता है। जिस रूप से आज हम यहाँ तक पहुँची है, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं दोनों को सदियों से ज्ञात है और निस्संदेह यह भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ अवश्य साम्य, अवश्य मतलब मिलता जुलता कुछ न कुछ जरूर है। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि ग्रीक शब्द की प्रक्रिया निर्माण में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था, और कभी लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। जब गोथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाएं, पुरानी केल्टिक और स्लाव भाषाओं का अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में अधिक समानता कैसे आ गई। मतलब कि जो भाषा होती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन संस्कृत भाषा के अलावा भी अगर आप ग्रीक भाषा को, अगर आप लैटिन भाषा के रहस्य को खोलना चाहते हैं तो आपको ग्रीक का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर आप ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो आपको लैटिन की कुंजी मान लिया जाता है। मतलब कि एक भाषा को जानने के लिए दूसरे भाषा का सहारा जरूर लेना पड़ता है, क्योंकि इन सभी भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ता है। किंतु इन भाषाओं में जो इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ इतना अधिक अंतर इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक हेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सर्वथा विपरीत है।
मतलब इन भाषाओं को जानने के लिए कि इन भाषाओं में पारिवारिक समानता कैसे मिलती है, इस कारण को जानने के लिए अनेक प्रकार के हेतुवाद उठ खड़े हुए थे जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रजा, मतलब इन सभी भाषाओं की जननी है, इन सभी भाषाओं से पहले आई है। उसमें हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो परिवार की किसी अन्य भाषा में सर्वथा भुला दी गई थी। मतलब जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा से हम लोगों को ऐसी बहुत सारी नॉलेज मिली है जो किसी अन्य भाषा में हमेशा के लिए भुला दी गई थी। यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निस एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निवारंत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन उग्निस को स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द से दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों न गढ़ लिए हों। मतलब आग जैसा हिंदी शब्द है तो आग को आप जानते हैं कि संस्कृत में अग्नि कहते हैं और लैटिन में इग्निस कहते हैं, तो ये एक जैसा जैसा कि शब्द मिल जाता है, आग अग्नि और इग्निस थोड़ा मिलता जुलता शब्द है, तो हम इस निवरांत पर इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं एवं अपने मन में विचार करते हुए विचार निकाल लेते हैं कि ये जो शब्द हैं एक दूसरे को अभियुक्त आर्यों को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही जो लिथुआनियन उग्निस और स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द को दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटानिक भाषाएं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों न गढ़ लिए गए हों। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। यह जो बात है यह पाना सरल नहीं है कि कोई भी शब्द एक भूभाग पर क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। मतलब इस बात को आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कोई एक शब्द का एक जगह यूज होता रहता है लेकिन दूसरी जगह वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। हम वहाँ पाएंगे कि संस्कृत में से मूसा, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुराने स्लोनोविक में माइस और पुराने उच्च जर्मन में मूस कहते थे। इससे हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्राचीन युग में जिसकी काल गणना अपने नहीं अपितु भारत के तिथिकर्म के आधार पर कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था और उसका नाम मूस भी रख दिया गया था। मगर अगर कल्पना करके हम सोचें कि प्राचीन भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था, तो आर्य भाषाओं के शब्दकोश को अर्थात उनका जो डिक्शनरी होता है उस डिक्शनरी को खोलकर हम लोगों को देखना होगा और हम वहाँ पढ़ाएंगे कि जो संस्कृत में चूहा को मूस कहा जाता था, ग्रीक में मूस कहा जाता था, लैटिन में मूस कहा जाता था, पुराने श्लोक में माइस और पुराने उच्च जर्मन में मूस कहते थे। तो इन सभी डिक्शनरी को पढ़कर, इन सभी शब्दकोश को पढ़ने के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो प्राचीन युग में जिसकी काल गणना थी अपने नहीं अपितु भारत के तिथिकर्म के आधार पर ही नहीं कर सकते, उस समय सभी के सभी लोगों की भाषाओं को चूहा ज्ञात था और उसका नाम मूस भी रख दिया गया था ताकि अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो जाए। मतलब कि किसी भी जो जंतु होता था, किसी कोई जीव होता था, तो उसका एक स्पेशल नाम रख दिया जाता था ताकि वह किसी अन्य कीट पतंग के साथ इसकी पहचान में कोई घपला न हो जाए। मतलब उस कीट पतंग को पहचानने में किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो, इसलिए उसका एक अलग ही नाम रख दिया जाता था। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश एक परिपूर्ण चित्र बनाया गया या फिर बनाया जा चुका है। कि जो पुराने पत्थर और कांच के टुकड़े होते हैं वो पहले समय में पुराने पत्थर और कांच के टुकड़ों को जोड़ कर एक नई पच्चीकारी के चित्र बनाए जाते थे और वे आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता और सांस्कृतिक अवस्था का कुछ कमोबेश के परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और या फिर बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। कि जैसा कि भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े जो अवशेष थे, जो पत्थर थे, उसके आधार पर एक आर्यों की मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, वह भी उन लोगों की अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही तो उपलब्धि थी। अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं में एक समान मूल उद्गम स्रोत पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जातियां एक दूसरे से पृथक हुई थी। यह भी सुदूर अतीत में हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंझ कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्येक योग्य से बनी हुई अस्मि, ग्रीक में एस्मि जैसी योगिक क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ
जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरे शब्दों में अस्मिन जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ या फिर उत्पन्न होता हूँ या मैं बदलता हूँ जैसे क्रियाएं भले ही मिल जाएं, किंतु अस्मिन मैं हूँ यह केवल और केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मतलब ये शब्दों के आधार पर बताया जा सकता है कि ये जो शब्द हैं ये सिर्फ और सिर्फ आर्य भाषाओं में ही मिल सकते हैं। आर्य भाषाओं के जो अलावा ये शब्द आपको कहीं भी मिलने को नहीं मिल सकते हैं। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। मतलब ये जो वास्तविक अर्थ है, इन वास्तविक अर्थों को ही मैं एक इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरता की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से बढ़कर एकात्मक और परिचायक है, और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें एक ही पाठ के सिवा कुछ और नहीं पढ़ा पाता तो भी हम इससे इतना कुछ सीख पाते जितना किसी दूसरी भाषा में सीखा नहीं पाते। मतलब अर्थात इस संस्कृत भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि एक भाषा बोलना माँ के दूध पीने से बढ़कर एकात्मक एक प्रियाचायक होता है, क्योंकि भारत की प्राचीन भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है, और संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते। तो भारत यदि हमें एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी हमें नहीं पढ़ा पाता तो हम इससे भी इतना कुछ सीख सकते जितना कोई भी दूसरा भाषा हम लोगों को नहीं सिखा पाती। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक बड़ा है। मुझे उस दिन की बात भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। तभी एक सांध्य कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो ग्रीक, लैटिन के क्यों जर्मन और रूसी के सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं। मतलब जो मास्टर साहब ने ऐसी ऐसी बातें की कि जो संस्कृत है वह ग्रीक, लैटिन और जर्मन की जो जर्मन का रूसी भाषा है उनके समान ही है। तो यह बात जब लोगों ने सुना, जब स्टूडेंट ने सुना, तो विद्यार्थियों को पहले तो लगा कि मास्टर जी आज मजाकिया मूड में हैं, वे कुछ मजाक कर रहे हैं। तो यह सुनकर सबसे पहले उन लोगों को लगा कि हल्के फुल्के मूड में है मास्टर, किंतु मास्टर साहब ने जो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिखाए, तब अब तो सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। लेकिन जब उन्होंने सभी के धातु रूप समान रूप से श्याम पट पर अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिख दिखाए, तो उसको देखने के बाद हम लोग के सामने एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा तथ्य उपस्थित हो गया था जिसके आगे अब तो नतमस्तक होना ही पड़ा। मतलब उसके आगे तो अब हम लोगों को सिर झुकाना ही पड़ गया था। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोप वासियों की धारणाएं भी बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भी नहीं। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी परले और भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाएं, तब 2-3 हज़ार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी अंग्रेजी भाषा और उनका साहित्य विद्यमान था, तो वे आश्चर्यभूत ही होंगे। मतलब ये जो कहानी है, जो संस्कृत भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि यह जो भाषा है अंग्रेजी, जो बोला जाता है यूएसए में, अमेरिका में, तो यह जो भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, अगर अभी वह भाषा नहीं बोली जाती और उनको पता चलता कि 17वीं सदी में अंग्रेजी भाषा उन्हीं से बोली जाती थी और उनका साहित्य विद्यमान उसी में था, तो वे इस बात को सुनकर आश्चर्य अभिभूत ही होंगे, जिस प्रकार हम लोग पुराने समय में संस्कृत के साहित्य को पढ़कर आश्चर्य अभिभूत होंगे। संस्कृत की खोज हमारे लिए आज ठीक वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियां, मतलब जो हमारी बचपन की यादें हैं, वे सभी के सभी फिर से साकार हो उठी है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा के खोज से। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया सो बात ही नहीं,
इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बब्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इससे मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक नए वास्तविक रूप में प्रकट दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। मतलब संस्कृत और दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए इतना किया है कि हम लोगों ने इतिहास का वास्तविक रूप प्रकट कर दिखाया है, और यह जो चीज़ था, यह जो प्रकट कर दिखाने वाली बात थी, यह पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि प्राप्त नहीं किया जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक रूप को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग्य बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि अपनी जीवन यात्रा आरंभ उसने कहाँ से की थी और कौन सा मार्ग अपनाना और उसे कौन सा मार्ग अपना कर कहाँ पहुँचना है। ये सिर्फ और सिर्फ बातों को वे भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और संस्कृत के इतिहास से उनको लोगों को पता चला है कि संस्कृत के इतिहास के बिना, संस्कृत की सहायता के बिना वे भाषा विज्ञान के अध्ययन के अच्छे से नहीं कर पाते थे। और अपने पूर्व और वास्तविक रूप को पहचानिए इस फ्रेंच उक्ति ने जो क्रियान्वित कर अपने योग्य सके बनाया है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसे अपनी जीवनी यात्रा कहाँ से आरंभ करनी है और उसे कौन सा मार्ग अपनाना है और उसे कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले वह प्राच्य विद्या विशारद भी न हो, तो वह अनुभव अवश्य होगा कि नानाविध समृद्धियों को भरे पुराने घर की ओर ले जा रहा है। नानाविध का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्मृतियाँ, जो यादें हैं, उन यादों से वह अपने पुराने घर की ओर जा रहा है, मीन्स पुराने भारत की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुँचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में प्रत्येक में ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब इंग्लैंड से आरंभ की हुई लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत की यात्रा ललक मेरे मन में उठ रही है। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज से पिछले भाग से टकरा रही है। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से गिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार क्रियाकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार की आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा सर्वत्र समान की दृष्टि में देखी जाती रही होगी। ये जो विलियम जोन्स थे वे जब भारत आ रहे थे तो भारत आते समय उन्होंने इन बातों को बताया कि उन लोग जो भारत में उनको अत्यंत प्रकार की रीति रिवाज, विधि संहिता, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप, आकार प्रकार की दृष्टि, अधिक प्रकार की जो विभिन्नता मिली थी वह सिर्फ और सिर्फ सर्वत्र समान की दृष्टि से ही देखी जाती रही है और वह उनको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही प्राप्त हो पाई है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य जब अपने अपरांत सागर में डूब रहा था तब उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिणत कैसे किया जा सकता है। भारत जो है, भारत को सिर्फ और सिर्फ सर विलियम जोन्स जैसे अनेक ऐसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं और जो ये बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें, यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक
प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की थी। तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोच समझकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने के लिए कुछ विशेष नहीं रहा। मतलब किसी भी व्यक्ति को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के बीच पुराने जो मैदान हैं उन मैदानों में उनके लिए विजय प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा, कुछ नहीं बचा, सभी पहले से किसी अन्य के द्वारा विजय प्राप्त कर लिया गया। यह सोचना उसके लिए बिल्कुल ही गलत है। तो इस प्रकार आपका भाषण समाप्त होता है। इस भाषण में कुछ कुछ शब्द हमने गलत भी पढ़ दिए होंगे, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि स्पीडली पढ़ने के चक्कर में कुछ कुछ शब्द गलत पढ़ दिया जाता है। हमने पूरे भाषण को बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए तो 101% आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।